हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा जो सीरीज चालू है टॉक विद दिनेश सर, इसके अंदर हम अलग अलग प्रोफेशनल से बात करते हैं ताकि हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको अपना करियर डिसाइड करने में मदद हो सके। अभी पिछले एपिसोड्स जो हमारे थे, जहां पर हमने डॉक्टर्स को बुलाया था, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया था और काफी इंजीनियर्स एंड एवरीवन को बुलाया था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारे साथ है श्रद्धा। श्रद्धा जो है आर्किटेक्ट है और इन्होंने आर्किटेक्चर की जो डिग्री कंप्लीट की है। तो आज श्रद्धा से बात करेंगे एंड बहुत सारी ऐसी बातें जो है हम जानेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स है आगे चल के बैचलर इन आर्किटेक्चर करना चाहते हैं या तो इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और अभी वो 12th में पढ़ रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं या तो आप एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो फील्ड है इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या हमें इस फील्ड को चुनना चाहिए, अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो हम किस तरह से जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा आपका हमारे स्टूडियो में। तो श्रद्धा, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को ताकि उन्हें पता चले आप कौन है। मतलब माझं नाव श्रद्धा आहेरकर आहे। मी माझी स्कूलिंग मुंबईमधून केली आहे, मलाडमधून, आणि त्याच्यानंतर आय हॅव गिवन नाटा एंट्रन्स एक्झाम after 11th 12th, and then I have studied an architecture in Pune. I have taken admission in Indira College of Architecture Pune, and now I am working as an architect in architectural firm. Yes, very nice. तो बच्चों, जैसे आपने देखा श्रद्धा जो है अभी एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करती है। आर्किटेक्चर फर्म यानी एक ऐसी कंपनी है जहां पर सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्डिंग्स के या इंटीरियर डिजाइनिंग्स के, वैसे काम में श्रद्धा इन्वॉल्व है। बट जो इनकी जर्नी रही है 11th 12th के बाद, कैसे वो आर्किटेक्चर में आई, आर्किटेक्चर के जो ईयर्स थे, जो डिग्री है उसके 4-5 साल जो होते हैं वो उन्होंने कैसे बिताया, वो सब आप जानने में उत्सुक होंगे कि किस तरह से इसमें होता है ये फील्ड कैसा है, और उसके बाद जो असल करियर होता है उसमें क्या क्या होता है। तर श्रद्धा, आम्ही असं विचारू इच्छितो मुलांसाठी की 10वी नंतर तू काय सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स कुठल्या स्ट्रीम मध्ये होती आणि कशा प्रकारे तू आर्किटेक्चरला ऍडमिशन घेतलं ते सांग। मी आफ्टर 10th मी सायन्स घेतलं बिकॉज आय वॉन्ट टू हॅव मल्टिपल ऑप्शन्स, जसं की बाय टेकिंग सायन्स आय कॅन गो इन बायोलॉजी स्ट्रीम और इंजिनिअरिंग और आर्किटेक्चर. बट त्याच्यानंतर मला माहीत पडलं 10वी नंतर की आय एम मोर क्रिएटिव्ह पर्सन. मला ड्रॉइंगमध्ये खूप इंटरेस्ट आहे किंवा आय कॅन डू लॉट मोर क्रिएटिव्ह स्टफ. सो मी आर्किटेक्चर चॉईस केलं आणि त्याच्यामध्ये गो थ्रू केलं. तर 12वी सायन्सने केलं, तुझ्याकडे ऑप्शन होते इंजिनिअरिंगचे, मेडिकलचे, तरी पण आर्किटेक्चर मध्ये गेली कारण तुझं ते इंटरेस्ट होतं. पण त्यासाठी एंट्रन्स एक्झाम असते. कुठली एंट्रन्स एक्झाम असते? नाटा असते, नाटा एंट्रन्स एक्झाम. ती नॅशनल लेवल वरती असते, नॅशनल ऍप्टिट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर. आणि ती एक्झाम दिली? हो. त्या एक्झाम साठी काय सेपरेट प्रिपरेशन करण्याची गरज असते की मुलं स्वतः घरी करू शकता? घरी पण करू शकतो, बट इट्स बेटर दॅट क्लासेस लावलं तर जास्त अजून इफेक्ट पडतो. त्यांच्याकडे खूप नॉलेज असतं, ते लोक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स, सगळं समरीज, एमसीक्यू सगळं देतात ते त्यांच्याकडे. बट आता कसं झालंय की आता इन्व्हॉल्वमेंट आलंय, आता ओनली सायन्स स्टुडंट्स कॅन टेक आर्किटेक्चर. म्हणजे तू जेव्हा आतमध्ये गेली होती आर्किटेक्चर मध्ये तेव्हा माझ्याकडे 3 ऑप्शन्स होते, आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स. म्हणजे सर कोणीही येऊ शकतं आर्किटेक्चर मध्ये, असं होतं? मतलब की पहले बहुत ऑप्शन होते थे, अगर कोई स्टूडेंट है आर्ट्स है, कॉमर्स, साइंस, किसी भी फील्ड का, उसके पास सिर्फ मैथ सब्जेक्ट अगर है तो उन्हें आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल जाता था. लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया है कि आर्किटेक्चर जिसको भी करना है वो सायन्स स्ट्रीम से ही कर सकता है. तर श्रद्धा, तुला काय वाटतं, का असं केलं असेल कंपल्शन की फक्त सायन्स स्टूडेंटच करू शकतात आर्किटेक्चर, सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही आर्किटेक्चर कर सकते, ऐसा क्यों कंपल्सरी कर दिया गया? आपको क्या लगता है श्रद्धा? बिकॉज फिजिक्स आणि मॅथ्सचा खूप मोठा रोल प्ले असतो आर्किटेक्चर मध्ये. बिकॉज फिजिक्स इज यूज टू बॅलन्स द स्ट्रक्चर, टू गेन द बीम, कॉलम्स. सो त्याच्यासाठी फिजिक्स यूज होतं. आणि मॅथ्स तर तुम्हाला माहितीच आहे, ऑल कॅल्क्युलेशन्स बेस्ड असतं. बिल्डिंग स्ट्रक्चर झालं, इंटिरियर झालं, सगळं काय पूर्ण कॅल्क्युलेशन्स बेस्ड होतं. म्हणून हे कंपल्सरी केलंय. तू जेव्हा होती आर्किटेक्चरला तेव्हा तुझ्यासोबत काय कॉमर्स आर्ट्सची पण मुलं होती का तुझ्यासोबत? हो हो. मग त्यांचं प्रोग्रेस कसं होतं एक्झाम मध्ये, रिझल्ट आणि वगैरे? तुझ्यासारखेच असायचे सायन्स स्टुडंट सारखे की काय प्रॉब्लेम? कम्पेअर टू सायन्स स्टुडंट्स
दे हॅव लेस नॉलेज. म्हणजे टॉसच्या बाबतीत झालं, टॉस एक थिअरी ऑफ स्ट्रक्चर्स म्हणून सब्जेक्ट असतो, तो ओव्हरऑल फिजिक्स आणि मॅथ्स बेस्ड असतो. तर त्याच्यामध्ये मी जास्त एफिशियंट होती कम्पेअर टू देम, बिकॉज त्यांना त्या सगळ्या गोष्टी नसतात. कारण त्या लोकांनी 11वी-12वीला फिजिक्स अभ्यासलेला नसतो केला. ओके, म्हणून हे कंपल्सरी केलं आता, कंपल्सरी केलं कि इसलिए कंपल्सरी हो गया है कि अगर किसी को आर्किटेक्चर करना है तो वो साइंस स्टूडेंट होना चाहिए. 11वीं-12वीं साइंस करने के बाद उसे नाटा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे के जा सकते हैं, या तो जेई मेंस पेपर 2 होता है, जैसे जेई मेंस बच्चे देते हैं उस तरह से जेई मेन का जो पेपर 2 होता है उसके थ्रू भी आर्किटेक्चर के एडमिशन होते हैं. तो अगर आप सोच रहे हैं आर्किटेक्चर फील्ड में जाना, तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि 11वीं-12वीं साइंस के थ्रू ही जा सकते हैं, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए. उसके बाद नाटा या तो जेई मेन्स पेपर 2 ये जो है उसके थ्रू आप आर्किटेक्चर में ऍडमिशन ले सकते हैं. आता आपण जरा आर्किटेक्चर हा जो कोर्स आहे किंवा डिग्री आहे त्याबद्दल जरा बोलूया. तुझं ऍडमिशन झालं पुण्याला, तू राहते मालाडला मुंबईला, मग त्यासाठी तुला हॉस्टेल वगैरे सर्व करावं लागलं डिग्रीसाठी? येस, मी हॉस्टेलमध्ये होती, म्हणजे माझ्या कॉलेजला लिंकच होता, बाजूलाच होता हॉस्टेल. सो आय यूज टू स्टे देअर. आणि मग तसंच, आणि आर्किटेक्चर कोर्स जो आहे खूप स्ट्रगल आहे त्याच्यामध्ये. यू नीड टू हॅव लॉंग शीट्स, यू नीड टू डू लॉंग सबमिशन्स. सो मला प्रिफरेबल वाटलं की मी हॉस्टेलमध्ये राहील आणि जवळच राहील. तर ही जी डिग्री होती ते किती वर्षाची होती तुझी? 5 years. टोटल 5 years कोर्स. ओके, टोटल 5 year डिग्री है बेटा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर. ये जो डिग्री आप करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको 5 साल देने हैं. और इसके अंदर जैसे श्रद्धा बता रही है कि बड़े बड़े शीट्स होते हैं, ड्राइंग्स होती है, कैरी करना पड़ता है. yes. तो वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग का इश्यू है, इसलिए कॉलेज जहां भी हो उसके आसपास रहना ही अच्छा है. मेजरली तो आई विल से कि जो नियर बाय कॉलेज है उसे ही चूज करे. आगे जाके कॉलेज मैटर नहीं करेगा. अभी आगे देखते हैं, ये जो 5 साल का जो आपका पढ़ाई थी 5 साल, उसमें आपने किस तरह से पढ़ाई की? आपको दिक्कतें आई कि 5 साल ऐसे ही निकल गए? उसके बारे में थोड़ा सा जर्नी बताओ. 5 साल जो आपने आर्किटेक्चर की डिग्री की हाँ, उसका क्या मतलब है जर्नी? फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम तो मुझे बहुत डिफिकल्ट गया. मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फॉर 6 months आई एम नॉट यूज्ड टू इट. मुझे कुछ गोइंग बाय साइंस स्ट्रीम, ड्राइंग्स का बहुत कम नॉलेज था, तो वहां जाके बहुत सारी चीजें सीखने मिली. फिर बाद में आफ्टर 1 year आई गेट टू नो दैट आई कैन डू इट वेरी वेल बाय गिविंग प्रेजेंटेशंस, बाय डूइंग क्रिएटिव स्केचेस, थिंकिंग अ लॉट अबाउट. आई हैव सेंसिटिव अप्रोच टुवर्ड्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड ऑल. सो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ. सो कर लिए. बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ड्रॉप आउट्स कर दिया या बहुत ड्रॉप आउट्स होते हैं. फर्स्ट ईयर में 80 स्टूडेंट्स थे, लास्ट ईयर में सिर्फ 60 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स बचे थे आपकी बैच में. मतलब पूरे कॉलेज में 80 का कैपेसिटी था. हाँ, तो लास्ट में 60 बचे थे. मतलब ये पूरे 4 साल में 20 बच्चों ने ड्रॉप कर लिया था, लगभग 20 बच्चे. तो 20 ड्रॉप आउट्स आउट ऑफ 80. ओके, क्योंकि अगर कोई जर्नी थोड़ा डिफिकल्ट होना तो लोग जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. यू हैव कंप्लीटेड. करने से डरते हैं. पर्सनल चीजें भी होती है, उनका माइंड उतना क्रिएटिव नहीं होता है या उनको उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो समझ नहीं पाते, छोड़ देते हैं. फिर चीजें समझ में नहीं आती. तो एट द स्टार्ट आर्किटेक्चर का पर्सपेक्टिव ही अलग होता है. लोगों को लगता है कि घूमने मिलेगा, बहुत क्रिएटिव चीजें करने मिलेगी, बट एट द एंड दैट्स नॉट ट्रू. सब प्रैक्टिकल होता है, सब प्रैक्टिकल लेवल पे होता है. बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इजी. हाँ, ओके. तो ये तो हुआ आपका. अच्छा, जो हर साल एग्जाम होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होती होगी, कितने सेमेस्टर होते हैं आपके आर्किटेक्चर के? 10 सेमेस्टर. सो टोटल 10 सेमेस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी. फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज कंपल्सरी. 10 सेम्स तो पूरा यूनिवर्सिटी बेस्ड ही होता है, बट मुंबई में इट्स डिफरेंट. फ्रॉम 3rd year मुंबई में यूनिवर्सिटी एग्जाम चालू होती है. 1st and 2nd year इज कॉलेज लेवल होता है. कॉलेज. तो अभी थोड़ा सा कॉलेज के ऊपर आ गए. अभी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टेड है कि चलो एंट्रेंस एग्जाम देके हमारा एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के बाद जो कॉलेजेस की फीस होती है उसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं श्रद्धा. कि बहुत सारे जैसे कॉलेजेस हम इंजीनियरिंग में देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन क्या आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, सिर्फ 3 है. हाँ, मुंबई में 2 है और पुणे में 1 है. कौन सा है मुंबई में? मुंबई में जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, रचना संसद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, और पुणे में बीकेपीएस. ओके. तो इस तरह के कुछ लिमिटेड कॉलेज हो सकता है, एक आधा और कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मैक्सिमम आर्किटेक्चर के लिए प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं. जो कॉलेजेस की जितनी हमने फीस पता की है, फिलहाल आपने कितनी फीस भरी थी पर ईयर पुणे में?
1 लाख इंदिरा कॉलेज 80,000 to 1 लाख पुणे में फीस होती है। आपने 1 लाख भरा था, 1 बट लाख अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस चल रही है, क्योंकि इनका अभी आपका कब कंप्लीट हुआ आर्किटेक्चर? 2021 2000 लास्ट ईयर इन्होंने कंप्लीट किया है, यानी पिछले 6 साल पहले आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया था आपने, बराबर? हाँ 6 साल 6 साल हो गया, 1 साल एक्स्ट्रा हो गया। तो इनका आर्किटेक्चर जो है पिछले साल ही कंप्लीट हुआ। तब 6 साल पहले 1 लाख तक फीस थी प्राइवेट कॉलेजेस की, अब जो फीस बढ़ चुकी है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है। और गवर्नमेंट कॉलेज जो लिमिटेड, उनकी कट ऑफ बहुत हाई होती है, वहां पर थोड़ा फीस कम होती है। ओके, तो इस तरह से कॉलेज की फीस है, तो वो भी आपको देखना है कि जो कॉलेज की फीस होगी वो 1.5 से 2 लाख तक होगी पर ईयर, और वो 5 साल भरना है आपको। यस, आपका भी वैसा था, 1 लाख आपने 5 साल भरा था। ओके, तो ये हो गया फीस के बारे में। जर्नी आपने देखी किस तरह से है, कि किस तरह से आप एंजॉय करना, मतलब उतना नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना ही है, बहुत सारी ड्राइंग्स होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रेजेंटेशंस होते हैं, पड़ते हैं। यू नीड टू प्रूव योर पॉइंट। अभी डिजाइन किया, कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव टेक्निकल थिंग, टेक्निकल थॉट ओवर इट, कि आप उसको खड़ा कैसे करने वाले हो। दैट्स द मेजर थिंग। अभी कुछ भी डिजाइन कर दिया है, सर्कल डिजाइन किया है, हेक्सागोन किया है, कुछ भी, तो वो खड़ा कैसे करना, दैट इज द बिग टास्क इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग। कि या कोई स्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हो, तो आपने जो भी ड्राइंग की है, तो क्या वो उसको सपोर्ट कर पाएगा? उसके लिए कंसेप्चुअल थॉट होना चाहिए। हाँ, कि अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो क्यों है, उसके पीछे थॉट क्या है, कि मैंने ऐसा डिजाइन किया है क्योंकि, अभी समझो एग्जाम्पल, मैं खादी वेविंग सेंटर डिजाइन कर रही हूँ, तो मैं कुछ तो लोगों का सोच के कर रही हूँ कि लोगों की नीड है, ऐसे ही कुछ भी किधर नहीं बांध सकते। यू नीड टू हैव दैट नीड, बेसिक थॉट ओवर इट। अभी श्रद्धा आपने खादी सेंटर का बताया, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हमने बात की थी, तो पता चला कि आर्किटेक्चर जब आप कर लेते हो तो आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, या तो फिर कहीं पे प्रैक्टिकली रह के जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट चालू हो वहां पर काम करना पड़ता है। yes. कितना टाइम करना पड़ता है? 6 months। तो आपने 6 मंथ बेसिक प्रायर होता है। हाँ, तो इंक्लूडिंग ऑल हॉलीडेज एंड ऑल, पूरा 6 months करना पड़ता है। तो आपने ये जो प्रोजेक्ट किया, मतलब आपका डिग्री पूरा होने के बाद, वो कहाँ पर किया? प्रोजेक्ट मैंने अहमदाबाद में लिया था, साबरमती रिवर को टच होके, एट द रिवर फ्रंट डिजाइन। तो क्या प्रोजेक्ट था वो? मेरा थीसिस टॉपिक था वो, खादी विविंग सेंटर। तो उसमें मेरा ऐसा मानना था कि जो खादी इंडस्ट्री में होते हैं जो लोग, वो लोग बहुत गरीब होते हैं, उनको उतना स्कोप नहीं होता, उनको आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है इंडिया में। बट एक्सपोर्ट होने वाली सबसे बड़ी चीज खादी है, जिससे इंडिया पैसा कमा रही है। तो वहां पर वो खादी के जो जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए घर बनाना था। उनके लिए सब कुछ मैंने एक ही यूनिट में डिजाइन किया था। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे खादी क्लॉथ से जो भी चीजें बनने वाली है वो वहां पे ही बनेगी। और वर्कशॉप मतलब जो लोग आते हैं उनको मार्केटिंग या जो भी करना होगा तो वहां पे कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट भी था कि जहाँ पे लोग सीख भी सकते। तो आपने डिजाइन किया था या फिर? डिजाइन किया था पूरा। अच्छा, फिर वो बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह ने बिल्ड किया होगा उसको? अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है, मैंने प्रपोजल डाला है, सो इट्स अप टू देम कि दे विल गो फॉरवर्ड टू इट और नॉट। तो ये आपके इंटर्नशिप में था। तो देखो बहुत सारी चीजें होती है, अगर आर्किटेक्चर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व होना है, क्रिएटिव होना चाहिए, और मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो श्रद्धा, आता पुढे विचारू इच्छितो, तुझं आता हे सर्व झालेलं आहे, डिग्री गेल्या वर्षी 2021ला, त्यानंतर तू मार्केटमध्ये पडलीस आणि जॉबसाठी। तर बहुतेक कॉलेजेस आहेत आपल्या महाराष्ट्रात जे आर्किटेक्चर प्रोव्हाइड करतात, प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट जे काही आहेत, त्यामध्ये जसं की इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असतात ना, त्यामध्ये प्लेसमेंट असतं। 4th इयरला कंपनीज येतात आणि कॅम्पस असतो, प्लेसमेंट होतो आणि त्यांना हायर करून घेऊन जातात। मग असं काय आर्किटेक्चर मध्ये पण आहे का तुम्हाला? शेवटच्या वर्षी फायनल इयरला प्लेसमेंट वगैरे देतात की काय? नाही, आर्किटेक्चर मध्ये प्लेसमेंट्स नसतात. यू हॅव टू स्ट्रगल अ लॉट, यू हॅव टू फाइंड जॉब्स, फाइंड द गुड फर्म फॉर यू. त्यासाठी पोर्टफोलिओ बनवायला लागतो की ओव्हरऑल तुम्ही 5 वर्षात काय केलंय त्याचा एक पोर्टफोलिओ, सीव्ही प्रॉपर तो बनवायला लागतो. यू नीड टू हॅव सॉफ्टवेअर स्किल्स ऑल्सो. सॉफ्टवेअर कुठले सॉफ्टवेअर इथे इम्पॉर्टंट आहेत? ऑटोकॅड, रेविट, फोटोशॉप, स्केचअप, लुमियॉन. आता तर खूप सारे नवीन इन्व्हेंट झाले, ग्रास होपर झालं, रायनो झालं. या सगळ्या आता बीम आर्किटेक्ट म्हणून एक वेगळा सब्जेक्ट पण असतो की बीम आर्किटेक्ट मध्ये रेविट, नेवल वर्क्स असे सगळे सॉफ्टवेअर युज होतात. मग तुला येतं का सर्व सॉफ्टवेअर वगैरे? किती सॉफ्टवेअर येतात? मला ऑटोकॅड, रेविट, स्केचअप, लुमियॉन, एन्स्केप ह्यावर काम करू शकते. म्हणजे ह्यावर काय डिझाइन होतं की काय? प्रत्येक सॉफ्टवेअरचं एक वेगळं पर्पस आहे. जसं की ऑटोकॅड बेसिक ड्राफ्टिंग जे काय बोलतो आपण, प्लॅन्स बघतो जे, ते प्रॉपरली ऑटोकॅड वर होतात सगळे.
रेविटवर कसं तुम्ही इझी वे असतो रेविटमध्ये तुम्ही एकदा प्लॅन्स टाकले सगळे सेक्शन्स एलिव्हेशन उभे होतात ते तुमचा टाइम वाचतो इझिली कन्व्हिनियंट असतो तो सॉफ्टवेअर. त्याच्यानंतर म्हणजे तू जसं सांगतेस श्रद्धा की मुलांना अभ्यासाऐवजी हे पण शिकायचंय खूप गोष्टी आणि सोशल इंटरॅक्शन इज द इम्पॉर्टंट थिंग टू बी अन आर्किटेक्ट. सोशली कम्युनिकेशन स्किल्स खूप असल्या पाहिजेत कारण आपल्याला मार्केटमध्ये जाऊन हे सर्व कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचंय किंवा त्यासाठी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट साठी पण कॉलेजेसमध्ये काय असतं का सब्जेक्ट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट किंवा कम्युनिकेशन स्किल्सचं प्रोफेशनल प्रॅक्टिस असतं परत हे असतं. ठीक आहे. म्हणजे श्रद्धा असं म्हणते की खूप काही कॉलेजेस शिकवतात पण प्लेसमेंट देत नाही ते आपल्याला स्वतः स्ट्रगल करायचं आहे खुद ही आपको जॉब ढूंढना है. गव्हर्नमेंट कॉलेजेस मध्ये मे बी प्लेसमेंट्स असतात बट खूप कमी आणि आपल्याकडे फक्त 3 कॉलेजेस आहेत महाराष्ट्रामध्ये. प्राइवेट मध्ये नाहीत. प्राइवेट मध्ये नाही. तो ये सबसे बड़ा रोल है बच्चों की आपको अगर आर्किटेक्चर कर लेते हो तो आपको अपने दम पर जो है आगे बढ़ना है. तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं उन जो ऑलरेडी आर्किटेक्चर से रिलेटेड एस्टेब्लिश्ड फर्म हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुके हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके साथ इनिशियली जुड़ सकते हैं हम लोग. उनके पास जॉब कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट से जुड़ के एक्सपिरियन्स ले सकते हैं जैसे श्रद्धा कर रही है. श्रद्धा तर आता तू कुठल्या फर्म मध्ये आहे आणि काय प्रोजेक्ट तुझ्याकडे आहे ते त्याबद्दल सांग जरा आम्हाला. मी आता एक आर्किटेक्चरल फर्म मध्ये आहे ज्याचं नाव आर्किटेक्ट ऋषिकेश एच आहे म्हणजे ARH म्हणून त्या फर्मचं नाव आहे. सो आमच्या ऑफिसमध्ये ओव्हरऑल 100 एम्प्लॉईज आहेत आणि आमच्या इथे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पण चालू आहे मालदीव्सला. यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 लोगों की टीम है इनकी और उस फर्म में काम कर रही है. अब जो फर्म का काम है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना नेशनल इंटरनेशनल और उसमें मौका मिल रहा है. अगर ये फर्म से ना जुड़े तो इन्हें कोई मौका शुरू में नाही मिलेगा. तर तुला खूप एक्सपिरियन्स पण येत असेल ह्या प्रोजेक्ट्सवर नवीन नवीन काम नवीन मटेरियल नवीन स्ट्रक्चर. चॅलेंजेस पण असतात क्लायंट मीटिंग्स असतात मटेरियल सिलेक्शन्स असतात परत सगळे ड्रॉइंग सगळं अकॉर्डिंग टू फाइनेंसेस सगळं बसतंय का व्यवस्थित. खूप काही डिस्कस केलेलं आहे आता सध्या बहुत सारी बातें हो गई है. अब फाइनली जो बच्चे आर्किटेक्चर करना चाहते हैं या उसमें जाना चाहते हैं डिग्री लेना चाहते हैं उसके लिए जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं कुछ सच्चाइयां भी हो सकती हैं या कुछ दिखावा भी हो सकता है. अब जो उस फील्ड में है वही बता सकता है. जैसे कि अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई इसका स्कोप क्या है. स्कोप मतलब कि क्या आर्किटेक्चर करके कोई स्टूडेंट जो है बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है. तो इसको तो हम बोल सकते हैं कि हाँ अगर वो अपने सच्चे स्किल्स और मेहनत का यूज करता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो एक बड़े लेवल पर वो जा भी सकता है. लेकिन क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज है कि बहुत सारे लोग इसमें अच्छा कर पाए ये एक चैलेंज है. तो अब हम श्रद्धा से जानना चाहेंगे कि आपने आर्किटेक्चर किया आपके साथ बहुत से लोगों ने किया आपके बैचमेट से अलग अलग कॉलेज से अब आप काम कर रहे हैं आपके साथ भी सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं. तो ये आने वाले बच्चों के लिए आगे हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है क्या इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें हैं या कुछ निगेटिव भी है या क्या है थोड़ा सा बताइए. पॉजिटिव्स के तरफ जाए तो 5 years इट्स वेरी लॉन्ग टाइम. उसके बाद आप 5 साल में भी कुछ चीजें ऐसे कर सकते हैं कि आपको वहां से आपका करियर स्टार्ट हो. जैसे थोड़े बहुत इंटीरियर प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं थोड़ा बहुत स्केचिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं. बट आफ्टर 5 years के बाद जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं मिलता ये फर्म में. लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. और पॉजिटिव बात सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये है कि फर्म्स इजीली मिल जाते हैं बट सैलरी भी उतना नहीं होता स्टार्टिंग में. यू हैव टू गो टू दैट पॉइंट. सब कुछ आना चाहिए. स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डिग्री से ज्यादा स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको आगे लेके जा सकती है. और आपका अगर कोई बैकग्राउंड हो फैमिली बैकग्राउंड हो जैसे कोई आर्किटेक्ट ऑलरेडी जिनका फर्म है आपके मॉम हो या डैड हो या कोई बिल्डर है तो आप जल्दी आगे बढ़ सकते हो. बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 तो आपको बहुत स्ट्रगल है. अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है तो आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है. कांटेक्ट बनाना पड़ेगा सोशली इंटरेक्ट करना पड़ेगा 5 साल 6 साल उसमें डालने पड़ेंगे तभी जाके सक्सेस मिलेगा. कुछ इसके अंदर की कुछ हिडन चीजें भी कुछ है हिडन सीक्रेट्स या कुछ ऐसे ट्रूथ्स या नेगेटिव पॉइंट्स जो आप बता सकते हो ओपनली यहाँ पर. ट्रूथ्स तो है कि बहुत स्ट्रगल है बट पैसे भी बहुत कम है एक्चुअल में. अभी कोई प्रोजेक्ट लिया तो उसको क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता है बहुत चीजें करनी पड़ती है. आपका उतना एक पॉइंट पे दिखावा भी बहुत होता है. जैसे कि आपके पास कार है आपका पर्सनालिटी अच्छा है सब आप बोल अच्छा सकते हो तभी जाके कुछ मिलेगा एट द एंड. उसके लिए भी बहुत
बहुत दुनिया से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, सोशली जितने भी सोशल जगह है वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां पहचान करनी पड़ेगी, तभी जाके होतो. करिअरसाठी जर मुलांना ह्यामध्ये करिअर करायचं आहे हो. तर त्याबद्दल तुझं सजेशन फायनली येस, काय? जाऊ शकतात मुलं? जाऊ शकतात, इंटरेस्ट असेल. ऍट दी एंड रोज जी आपल्याला गोष्ट आवडते ती करण्यामध्ये जास्त मजा येते. ऍट दी एंड पैसे नाही मॅटर करत, ऍट दी एंड आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टी पण बघाव्या लागतात. आणि पुढे जाऊन खूप स्कोप आहे, असं नाही. बिझनेस एकदा ग्रो केला, एकदा स्वतःची आर्किटेक्चरल फर्म आली तर खूप पैसे त्या फील्डमध्ये, नो डाऊट. जोपर्यंत आपण स्वतःच करत नाही तोपर्यंत सॅलरी जास्त नसते. जर आपण दुसऱ्या फर्म मध्ये काम करतोय तर समोरचा माणूस जेवढा सॅलरी होत असं नाही, जॉब मध्ये पण स्कोप नाही असं नाही. आफ्टर 4 years 5 years सॅलरी मिळणार, बट ते तुमच्यावर आहे की ते 5 years तुम्हाला युज कसे करायचे, की तुम्ही किती तुमचे स्किल्स वाढवतात, किती तुम्ही त्या फील्डमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात, किती तुम्हाला इंटरेस्ट आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. श्रद्धा, एक प्रश्न आहे. बहुतेक स्टुडंट असे पण असतात जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग करतात आणि आर्किटेक्चर हा म्हणजे आपण बघितलं तर डिफरंट कोर्स आहे, डिग्री आहे. आर्किटेक्चर एक डिफरंट डिग्री आहे आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे इंजिनिअरिंगचे रिलेटेड आहे, इंजिनिअरिंगशी. तर यामध्ये तुला काय डिफरन्स वाटतंय? जसं की तू आर्किटेक्चर केलंय तर एक सिव्हिल इंजिनियर आणि एक आर्किटेक्चर, डिफरन्स काय? आर्किटेक्चर मध्ये ओव्हरऑल डिझायनिंग असतं, सोशली विचार करावा लागतो सगळ्या गोष्टींवर, की आता ही स्पेस आहे तर ती कशी डिझाईन करायची, कसं लोकांना युजर फ्रेंडली, इन शॉर्ट म्हणजे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करण्याची स्किल आर्किटेक्ट कडे असते. बट सिव्हिल इंजिनियर ते नाही करत. सिव्हिल इंजिनियर प्रॉपर स्ट्रक्चर कसं उभं करू शकतात ते असतं. बीम्स झालं, कॉलम्स झालं, हाऊ मेनी कॉन्क्रीट वी नीड टू, विच ग्रेड कॉन्क्रीट, किंवा कोणतं रॉड्स यूज करायचे, ते सगळ्या गोष्टी त्यांच्या हातात असतात. आता आर्किटेक्चर बद्दल अजून आपण एक प्रश्न घेऊया, की ही डिग्री आहे बी आर्च म्हणजे बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर. त्यासोबत 10वी नंतर काही डिप्लोमा असतात इंटेरियर डिझायनिंग साठी, त्याबद्दल काही सांगा. इंटिरियर डिझायनिंग साठी पण डिप्लोमा असतात, आर्किटेक्चरचे पण डिप्लोमा असतात, ते करू शकतो, नॉट बॅड. त्या लोकांना उलटा आमच्यापेक्षा जास्त नॉलेज असतं जे डिप्लोमा करतात, बिकॉज त्यांच्या ड्राफ्टिंग स्किल्स चांगले असतात, त्यांना या गोष्टी या फील्डमध्ये ऑलरेडी ते लोक आलेले असतात, त्याच्यामुळे त्यांना खूप गोष्टी माहिती असतात. आणि त्यांना असं नाहीये की आर्किटेक्ट आहे किंवा सिव्हिल इंजिनियर आहे किंवा इंटिरियर डिझायनर, जो त्याच्या हिशोबाने पुढे जाऊ शकतो, असं नेसेसरी नाही. डिग्री डझंट मॅटर. डिप्लोमा असते ती 2-3 वर्षाची होत असेल? 2 वर्षाची. ठीक आहे. श्रद्धा, ही जी आर्किटेक्चर आहे, आता तू ज्या फर्म मध्ये आहेस तिथे पण ही जी एक फर्म आहे, मोठी फर्म आहे, 100 लोक काम करतायत, त्यामध्ये काही डेजिग्नेशन पण बनवलेले असतील? येस, त्याबद्दल सांग. डेफिनेटली. पहिलं तर तुम्ही जेव्हा जॉईन होतात तेव्हा तुम्ही ऍज अ ज्युनियर आर्किटेक्ट, फ्रेशर आर्किटेक्ट म्हणून जॉईन होतात. सो फॉर 2-3 years यू आर ओनली ज्युनियर आर्किटेक्ट. त्याच्यानंतर एक सिनियर आर्किटेक्टच्या लेवलला तुम्ही जातात. मग सिनियर आर्किटेक्टच्या नंतर असोसिएट आर्किटेक्ट असतो. असोसिएट आर्किटेक्ट नंतर प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट, जो ज्याची फर्म आहे, जो ओव्हरऑल फर्म चालवतो, तो असतो प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट. सो ज्युनियर आर्किटेक्टचा जॉब असतो जो सिनियर आर्किटेक्ट कमांड करणार, की कसं असलं पाहिजे, स्ट्रक्चर मध्ये काय केलं पाहिजे, त्या सगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या जातात सिनियर आर्किटेक्ट मध्ये आणि ज्युनियर आर्किटेक्ट. तर आमच्या ऑफिसमध्ये अशी हायरार्की आहे. तशी जो असोसिएट आर्किटेक्ट असतात ते डिझायनिंग लेवल वरती असतात, ते लोक डिझाईन वगैरे करतात सगळ्या गोष्टी. त्याच्यानंतर सिनियर आर्किटेक्ट कडे सगळ्या गोष्टी हँडल करायला येतात. एक्झिक्युशन झालं, वर्किंग ड्रॉइंग झालं, प्लॅनिंग झालं, मग ते सगळं डिस्कशन करून सगळे बसून त्याच्यानंतर सगळं डिसाईड होतं आणि मग काम सुरू होतं. ठीक आहे. अजून एक पॉइंट घेऊया, की जे आर्किटेक्चर डिग्री केल्यानंतर आपल्याला भारतात तर ऑप्शन आहेतच, पण फॉरेन मध्ये पण काही ऑप्शन आहेत का, की कम्पॅरेटिव्हली इंडियामध्ये जास्त चांगलं आहे की फॉरेन मध्ये चांगलं आहे, ते त्याबद्दल सांग. फॉरेन कंट्रीज मध्ये खूप स्कोप आहे, तिकडे आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेवल केलं जातं. तिकडे खूप सारे डिझाईन स्किल्स, खूप सारे मटेरियल्स अपग्रेडेशन असतात आणि खूप सारी क्रिएटिव्हिटी असते. सो गो फॉर फॉरेन कंट्रीज. आफ्टर बीआर्च बॅचलर्स केल्यानंतर खूप लोक मास्टर्स साठी जातात आर्किटेक्चर करायला फॉरेनला, शिकण्यासाठी. शिकल्यानंतर तिथे जॉब्स पण खूप चांगले आहेत. बट जर आर्किटेक्चर अशी खूप सेन्सिटिव्ह डिग्री आहे, तिथे जाऊन तुम्हाला तिथेच गो फॉरवर्ड पुढे केलं तर ठीक आहे. बट इकडे येऊन पूर्ण आर्किटेक्चर इज टोटली डिफरंट. आपल्या इंडियामध्ये आपले स्टाईल्स वेगळे आहेत, आपले डिझायनिंग वेगळे आहेत, आणि तिकडे त्यांचे डिझायनिंग वेगळे, त्यांची स्टायलिंग वेगळे. जर तुम्हाला मास्टर्स आउट ऑफ इंडिया करायचे आहेत तर तिथे जाऊन तुम्हाला सगळं जॉब वगैरे प्रॅक्टिस पण तुमची तिथेच करा. त्यामध्ये जास्त फायदा आहे.
ठीक है। तो श्रद्धा, एक प्रश्न और कि समझो कोई एक स्टूडेंट है जिसने आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो किसी फर्म में काम कर रहा है जैसे आप काम कर रहे हो, तो आने वाले 4-5 साल के बाद जो एक आर्किटेक्चर है उसकी जनरल एनुअल जो सैलरी होती है, पैकेज होता है, वो लगभग कितना तक हो जाता होगा? 18 to 20 lakhs पर एनम। पर एनम मतलब लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख पर मंथ, हम ऐसे समझ सकते हैं। हाँ। 18 से 20 लाख पूरे साल भर का एक लमसम अमाउंट हम समझ सकते हैं कि, लेकिन वो भी उसके टैलेंट और स्किल के ऊपर है, अगर वो कंटिन्यू उसको कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर स्ट्रगल ना हो। ओके, जो चीजें आसान होती है वो उतना फल नहीं देती, और जो चीजें फल देती है उसके लिए हमें जो है स्ट्रगल फेस करना ही पड़ता है और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो आज हमने देखा कि आर्किटेक्चर ये जो फील्ड है वो क्या है, किस तरह से हम आर्किटेक्चर फील्ड में जा सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस से लेके फी स्ट्रक्चर से लेके करियर स्कोप तक, कॉलेजेस की जानकारी तक, किस तरह से 5 साल में हम ये सब करते हैं। भाई देखो, हर चीजों में पॉजिटिव और निगेटिव चीजें चलती रहती है, ये आपके ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। अगर आप सच में एक आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो जरूर इस फील्ड को सेलेक्ट करें और इसमें जाएं। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है और किसी के बताने पर आप जा रहे हैं, या कोई आपका फ्रेंड आर्किटेक्चर करने जा रहा है इसलिए आप जा रहे हैं, तो मत जाइए। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा आज के डिस्कशन में कि ड्रॉप आउट रेट भी बहुत है, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता फिर वो धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं और उतने साल उनके वेस्ट भी हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज को बीच में छोड़ दो तो वो तो वेस्ट हो गया। यहाँ पर हम हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धा आहेरकर इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला, और आज ये खुद एग्जीबिशन में गई थी इनकी फर्म की तरफ से। और एग्जीबिशंस में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या मटेरियल सप्लायर्स होते हैं जिनसे मिलके हमें नॉलेज मिलता है, बताइए एक्चुअल आर्किटेक्चरल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या लोग करना चाहते हैं, क्या क्रिएटिव कर रहे हैं और क्या आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी, तो ऐसे एग्जीबिशंस के थ्रू पहुंचती है। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए, नए नए मटेरियल्स के जरिए, ताकि हम अपने इंटीरियर डिजाइनिंग से लेके अपने आर्किटेक्चर को हम बहुत बेहतरीन बना सके। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा आहेरकर, आप हमारे स्टूडियो में आए। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि श्रद्धा को मैंने 12th में पढ़ाया था, एज ए 12th साइंस स्टूडेंट थी वो मेरे पास, और अब वो एक आर्किटेक्चर बन गई है और आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।